कि 3000 किलो विस्फोटक आपके और मेरे जैसा कोई आम आदमी तो जमा नहीं कर सकता। ये पूरा जो एम था एक 1.5-2 साल पहले से इस तारीख है आज जिसको इसको पकड़ा गया है। इसमें ये क्या हो रहा है कश्मीर में, ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाता हुआ पकड़ा गया था। सवाल अब यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी तो धमाका कर दिया। ऐसा लगा मानो उसके लिए तो यह सब कुछ बड़ा स्मूथ था। मेडिकल कॉलेज में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, साउथ कश्मीर में और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में यह बात बड़ी आम थी कि कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर, कभी बनारस, कभी बेंगलोर यहां पर ब्लास्ट हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में हुए धमाके को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं। लाल किले पर सेना की टीम पहुंच गई है। धमाके की जांच के लिए यहां पर सेना की टीम भी पहुंची है। सेना के मेजर धमाके की जगह पर पहुंचे हुए हैं इस वक्त। दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम 6:52 पर धमाका होता है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अब धमाके की जांच के लिए एनआईए की टीम पहले पहुंची थी, एनएसजी की टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं। अब सेना भी यहां पर पहुंची है, सेना की टीम यहां पर पहुंची है, मेजर यहां पर पहुंचे हैं। और अब आगे किस तरीके से जांच बढ़ाई जाएगी इस पर सारा फोकस है। गृह मंत्रालय में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। और शुरुआती जांच जो है दिल्ली में हुए धमाके की, उसे लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है वो भी आपको बताते हैं। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, यह सूत्र बता रहे हैं। ब्लास्ट में डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर साहब जुड़ रहे हैं। अनुज माथुर साहब, जिस तरीके का यह धमाका है, बहुत तकलीफ होती है यह देखकर देश की राजधानी में जो कुछ हुआ, जितने लोगों की मौत हुई, और उससे ज्यादा हैरानी होती है यह देखकर कि इस तरह की साजिश रचने वाले लोग देश की राजधानी तक पहुंच गए, और वो भी तब जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद से करीब 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था, और उसी शाम को लाल किले के पास धमाका हो जाता है। जय हिंद विशाल। देखिए, एक दो बातें हमें पहले समझनी चाहिए कि वो दिल्ली तक पहुंच गए, ये अभी की बात नहीं है। ये इनका जो टेरर नेटवर्क है, जो स्लीपर सेल नेटवर्क है, वो पूरे भारत में इस कदर फैला हुआ है, और ये अभी से नहीं है, ये दशकों से ये टेरर नेटवर्क फैला है। इसको उसको उभर करके मैं आपका ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं कि जब 26/11 की अटैक होने वाला था, तो 26/11 के अटैक से पहले हेडली ने और तहावुर राणा ने जब भारतवर्ष के 8 शहरों में रेकी करी थी, 8 शहरों में रेकी करी, उन्होंने आगरा गए, मेरठ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। इसका अर्थ ये बिल्कुल साफ है कि उनको उन तमाम जगहों पर सपोर्ट मिल रहा था, लॉजिस्टिक्स मिल रहे थे, कम्युनिकेशंस मिल रहे थे। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि ये कोई नया एकदम से उभर करके आज या कल में नहीं आया है। इस प्रकार का नेटवर्क इकोसिस्टम पाकिस्तान बहुत समय से भारत में एस्टेब्लिश कर रहा है। ये 70s में इसको आप ट्रेस बैक कर सकते हैं, जबकि इन्होंने कहा था ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तब से उन्होंने इस प्रकार की तैयारी यहां पर करके रखी हुई है कि इन स्लीपर सेल्स को कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। देखिए विशाल, रेडिकलाइजेशन किसी भी आदमी का करने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका आज रेडिकलाइजेशन शुरू करें और कल वो आतंकवादी बन जाए। इट टेक्स टाइम। तो ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और अब इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि पढ़े लिखे लोग पहले भी करते थे, इंजीनियर्स डॉक्टर्स मिले हुए थे, अब ये पूरा का पूरा ग्रुप, अगर आप इसकी अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज जो अनंतनाग के साउथ कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है, वहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, कैसे कितने सारे डॉक्टर पढ़े लिखे जिनका फ्यूचर सामने है, उनको पूरी तरह से रेडिकलाइज करके और उसको इसमें इस चीज में लाने की कोशिश की। अब जहां तक सवाल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का है, देखिए क्या हुआ है कि ये प्लानिंग बहुत पहले हुई है। और जब प्लानिंग हुई है, इसीलिए आप देखेंगे कि एक हरियाणा नंबर की नंबर प्लेट की कार इन्होंने प्रोक्योर करी, वो भी सीएनजी की कार प्रोक्योर करी। उसकी वजह आप देखें, क्योंकि सीएनजी की कार में अगर आप ब्लास्ट करेंगे तो जो सीएनजी का अपना इफेक्ट होता है उसका भी इंपैक्ट होगा, और उससे जो आपका ओवरऑल इंपैक्ट है वो कंपाउंड हो जाएगा, और कहीं और ज्यादा आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इस प्रकार का जो 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 या हरियाणा नंबर का क्यों किया कि अगर ये कार जेएनके का नंबर होती या किसी बाहर की स्टेट का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको शक की नजर से देखते हैं, लेकिन
उन कारों पर आपका ध्यान थोड़ा अधिक रहता है। तो उन्होंने ये उस समय पर प्लानिंग करके रखी हुई है कि हम ऐसी कार लेंगे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इतना वो लगता है नहीं पड़ी। हरियाणा नंबर दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमन आ रही, HR-26 बहुत कॉमनली ट्रेवल करती हैं ये कारें दिल्ली हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर रीजन में। तो उनके ऊपर डायरेक्टली इस प्रकार का वो देखिए भी। अब क्या इश्यू हुआ है, जब फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल कल बस्ट किया गया, और आप जैसे बता रहे हैं जितने भी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कई अलग अलग किस्म के इसके क्लेम्स हैं, लेकिन जितना भी 2-2,500-3,000 किलोग्राम आपको अमोनियम नाइट्रेट वहां मिला है, वो अमोनियम नाइट्रेट कई सारे बॉम्ब्स, कई सारे मतलब दर्जनों बम बनाने के लिए काफी है। अमोनियम नाइट्रेट की विशाल एक खासियत होती है कि डुअल पर्पस केमिकल है, डुअल पर्पस केमिकल है, और ये फर्टिलाइजर्स के अंदर भी काम आता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी हालांकि रिस्ट्रिक्टेड है, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है इसको, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो ये लोग जब इसकी प्लानिंग करते हैं तो उस प्रकार से बातचीत की जाती है कि क्या चीज अवेलेबल है, उसको किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा और किस प्रकार से इसको काम में लाया जाएगा। अब जो हो रहा है वो मुझे लगता है ऐसा हुआ है कि जब इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल, उनका क्या था कि ये वहां 12 सूटकेस भी मिले हैं कहा जाता है उस बिल्डिंग में जहां पर टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है, और बहुत सारी बम बनाने की बहुत सारी चीजें वहां पर मिली है। उनको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात आप मान लें कि बहुत सारा मटेरियल जो कि आपको एक्सप्लोजिव्स या बॉम्ब्स तैयार करने में चाहिए वो वहां से बरामद हुआ है। उसके अलावा हथियार भी बरामद हुए हैं, एम्युनिशन भी बरामद हुआ है। तो पर अनुज माथुर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये तो एक बहुत आम सवाल है जो किसी के भी मन में आएगा कि 3,000 किलो विस्फोटक आपके और मेरे जैसा कोई आम आदमी तो जमा नहीं कर सकता। अगर खाद के तौर पर, उर्वरक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तब भी 3,000 किलो विस्फोटक जमा कर लेना एक जगह पर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? बिल्कुल, मैंने ये कह ही नहीं दूं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि इसकी अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी है बिल्कुल अवेलेबिलिटी है, वो खाद के तौर पर, उर्वरक के तौर पर यूज होता है। यस यस, तो आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, इसके काफी इसके ऊपर लगे हुए हैं कि आप ऐसा नहीं ले सकते, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना था कि इस प्रकार का केमिकल अवेलेबल होता है। इसलिए अब 3,000 किलो आप देखें, बैरूत के एयरपोर्ट पे 2020 में क्या हुआ था, बैरूत के बंदरगाह पर 2020 में 2,900 3,000 यही अमोनियम नाइट्रेट है, उसको ब्लास्ट किया गया था, आधा शहर जल गया था उसमें। तो ये इस प्रकार के जो अब 3,000 टन वहां क्या कर रहा था, क्योंकि ये 3,000 टन मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये और चीजों में भी काम आता है, इसलिए इसको ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे मैंने कहा, गाड़ी उन्होंने 4 नंबर की क्यों ली और उसका ओनरशिप चेंज क्यों नहीं कराया। अगर गाड़ी आपको जम्मू कश्मीर में चाहिए थी तो जम्मू कश्मीर का उसके रजिस्ट्रेशन बदली क्यों नहीं कराया। 50 सवाल और हैं। ये पूरा जो एम था 1-1.5-2 साल पहले से इस प्रकार के ब्लास्ट करने के हिसाब से ही चल रहा था विशाल, इसमें कोई संशय ना हो। और यही मैं कह रहा हूं कि ये ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं थे, दिल्ली के आसपास के इलाकों में और शायद दूर भी बंबई और कलकत्ते में भी इस प्रकार के ब्लास्ट की योजना शायद रही होगी। इसीलिए हाई अलर्ट पूरे देश में फैला दिया गया है और इस प्रकार की चीजों को वहां पर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल इसका है, तो मेरे को ये लग रहा है कि इन्होंने जो प्लान किया था उस प्लान का थोड़ा सा सेटबैक लगा जब उनका बस जो मेन एक्सप्लोजिव वो पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास एक्सप्लोजिव बचा है उसका प्रयोग करके एक ऐसी जगह पर ब्लास्ट कर दिया जाए जहां से कि नुकसान बहुत हो। समय देखिए आप, शाम का समय सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग ऑफिस से आ रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, मस्जिद है वहां पर, सुनहरी मस्जिद का। तो ये तमाम चीजें उन्होंने ये सोचा, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इतने बजे और इस जगह पर ब्लास्ट किया जाएगा जिससे कि आप मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकें। ये जो व्यक्ति डॉक्टर उमर की हम बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर उमर मेरे ख्याल से जो अभी इनिशियल खबरें आई हैं उसमें अकेला था इस गाड़ी में, सीसीटीवी में कैद है और उसकी बॉडी के जो है अभी तक की खबरों के हिसाब से पर कच्छे उड़ चुके हैं। अब देखिए, मैं 2-3 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पार्किंग लॉट में जाते हैं, पार्किंग लॉट में 3-3.5 घंटे आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और आप उसी में लगातार बैठे रहते हैं और किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ कि ये कैसे एक व्यक्ति है जो कि पार्किंग लॉट में आया, उसने गाड़ी पार्क करी और 3.5 घंटे तक गाड़ी के बीच में बैठा रहा। तो ये कई चीजें सोचने की मुझे लगता है जरूरत है। अब ये जो तारीख है आज जिसको पकड़ा गया है, इसमें ये
क्या हो रहा है कश्मीर में, ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाता हुआ पकड़ा गया था। उस समय से जैश ए मोहम्मद के आप पोस्टर्स क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप जैश ए मोहम्मद की आइडियोलॉजी के साथ अपना रखते हैं, बात उसके उसको मानते हैं और उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप वहां पर। उसके बाद से इसको पूरी तरह से अंडर कंट्रोल करके और इसको इसके ऊपर इसको ट्रैक करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। तो उसको वहां लगा, इससे जब बातचीत करनी शुरू लगी करी तो उसको लगा कि इसको सहारनपुर में शायद कुछ कुछ सपोर्ट बेस मिल जाए, तो वो सहारनपुर आया और वहां से ये उसी मॉड्यूल का हिस्सा बना। देखिए एक और चीज है, फरीदाबाद में मेरे ख्याल से 20 सितंबर या 20 अक्टूबर लास्ट मंथ 20 तारीख को, 1.5 महीना पहले उसका उसका कोई चालान कटा है। इसका मतलब यह है कि ये जो फरीदाबाद का मॉड्यूल था, निश्चित रूप से ये व्यक्ति उस फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था और एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। मैं यही बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको इसको इसी लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके छोड़ने के लिए हमको नहीं छोड़ देना चाहिए। ये बहुत बड़ा कैनवस है, इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, शायद बॉर्डर के पार भी इसके तार जुड़े हुए हैं। इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से इसको उस मॉडल को इन्वेस्टिगेट करके और इस पूरे मॉड्यूल को डिमोलिश करने की विशाल आवश्यकता है। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी, वो वहां से यहां पर हरियाणा पहुंच गई, फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक जब्त कर लिया। हरियाणा पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी, जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी रही होगी। इसके बावजूद वो लाल किले तक पहुंच गए, वो गाड़ी में इतना सारा विस्फोटक भरकर आ गए। वो 3 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा, उमर नाम का शख्स इंतजार कर रहा था, पता नहीं शायद किसी ऑर्डर का। फिर वो वहां से निकला, रेंगते रेंगते गाड़ी आगे बढ़ी, उसने धमाका कर दिया। ऐसा लगा मानो उसके लिए तो ये सब कुछ बड़ा स्मूथ था, उसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई ये सब करने में। देखिए विशाल, ये जो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। क्योंकि जब भी आप कोई आईईडी तैयार करते हैं, उस आईईडी में बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। उसमें शैर्पनेल्स रखते हैं आप, कील और इस तरह की चीजें आप डालते हैं ताकि उसका असर हो, उससे नुकसान हो लोगों को। तो ये लोग उस एक्सप्लोजिव को बॉम्ब के तरफ उसमें कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। ये एक बहुत बहुत ज्यादा क्रूड तरीके से, सिर्फ जो आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव था, वो उसमें थोड़ा हाई एक्सप्लोजिव मिला करके, और जो सीएनजी की कार है, उस सीएनजी के ब्लास्ट इफेक्ट का भी लाभ उठाते हुए आपने उस सीएनजी की कार में वो ब्लास्ट कर दिया। ये उनको मैं बता रहा हूं कि ये डेस्परेशन में किया गया है, क्योंकि उनका अधिकतर एक्सप्लोजिव पकड़ा जा चुका था और ये भी पूरी संभावना थी कि अब जो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, क्योंकि उनको पूरा ट्रैक हो गया था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आ गए थे कि पूरी तरह से चोक हो गए थे। उनको उनको उनके ऊपर पूरी तरह से वो पता आ गया था कि वो पकड़े जाने वाले हैं। तब इस परिस्थिति में उन्होंने एक टाइम्ड एक्सप्लोजन किया है। इसमें उन्होंने डिसाइड करके रखा होगा कि आप कहीं भी हो, 6:52 पर ये एक्सप्लोजन होना है। चाहे इसको अब ये पता नहीं है कि इसको रिमोटली डेटोनेट किया गया है या उसने अंदर बैठ करके उमर ने खुद इसको डेटोनेट किया है। ये बात अभी जैसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ये बातें निकल करके आएंगी। अभी सारा कुछ स्पेक्युलेटिव है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये उस व्यक्ति ने खुद अंदर बैठे बैठे किया है, क्योंकि इसमें बॉम्ब का कोई सिस्टम ही नहीं नजर आ रहा है। जितनी भी चीजें जो स्टैंडर्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होती हैं, आईईडी जिन्हें आप कहते हैं, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, किस किस प्रकार से उसमें उसको तैयार किया जाता है, वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्रूड एल्यूमिनियम नाइट्रेट और वहां पर सीएनजी, उसको मिला करके इन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया है। ये मेरे हिसाब से, मेरा जो मत है उसके हिसाब से एक सुइसाइड अटैक है। ये डॉक्टर उमर ने, ये डॉक्टर है, एमबीबीएस है। अब इसलिए देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जिस मेडिकल कॉलेज में था, 1.5 साल पहले वो मेडिकल कॉलेज छोड़ चुका है। उसके पास एक लॉकर मेडिकल कॉलेज में अभी भी था। उस लॉकर को देखा गया, उस लॉकर में एक AK-56 और एम्यूनिशन मिला। तो आप देखें कि मेडिकल कॉलेज के अपने लॉकर में एक व्यक्ति ने हथियार और गोला बारूद भर के रखा हुआ है। इसके तार बहुत लंबे हैं। मेडिकल कॉलेज में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, साउथ कश्मीर में और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसकी इसकी खुशबू उस समय से आ जानी चाहिए थी जब जब मौलाना मुल्ला मुनीर ने कहा था कि अब हमले पूर्वी दिशा से होंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार भारत के खिलाफ एक्टिविटियां हो रही हैं, उससे पता पड़ना चाहिए था। मैं बांग्लादेश के चैनल पे एक बार आप देखें, वहां वो लोग यही कहते हैं कि
अगर आप जमात को कह रहे हैं वो टेररिस्ट है, तो हमारे हिसाब से बीजेपी भी टेररिस्ट है। तो इतना ज्यादा इशू है। तो ये तमाम चीजें उभर करके मेरे हिसाब से विशाल सामने आ रही थी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हमने एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा। और इसमें हर इस प्रकार के अटैक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां होती हैं, और वो गलतियां आपके पता सामने भी लगाने ये की थियरी जरूरत है। जरूर आई हाँ। होगी और कल रात से आपके भी मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोई कोशिश तो नहीं है। हमने देखा पाकिस्तान छटपटा रहा है, बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो भी झटपटा रही हैं। हम देख रहे हैं कि हाफिज सईद जो है वो बांग्लादेश में आकर बैठा था और बांग्लादेश से भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि पुतिन साहब भारत आने वाले हैं, उससे पहले भारत को थोड़ा सा ऐसा माहौल वहां पर बनाया जाए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान में छटपटाहट है वो उस एंगल को भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर नहीं अभी ये कहना जल्दबाजी होगी? हाँ, ये देखिए विशाल, ऑपरेशन सिंदूर से तो मैं इसको उतना ज्यादा रिलेट नहीं करूंगा। लेकिन छटपटाहट इस बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो आफ्टर माथ था, इतने हमने टेररिस्ट वहां मार दिए, उनके कैंप्स तबाह कर दिए, कि वो कुछ एक्टिविटी भारत में उस दिन से लेके आज तक नहीं कर पाए। वो लोग डेस्परेट थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि उनके अपने देश में ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पाकिस्तान की सेना, आईएसआई का और टेररिस्ट आउटफिट्स का। ये मैं आपके चैनल पे आज बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आईएसआई अपने इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, टीआरएफ है, कोई भी टेरर आउटफिट है, उसको एक एक्सटेंडेड मिलिट्री यूनिट की तरह वो ट्रीट करते हैं। और ये उनके फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं जो कि भारत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात करते हैं टीपी टेरर के तालिबान पाकिस्तान की कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैश ए मोहम्मद दूध का धुला है, लश्कर तैयबा लस्सी का धुला है। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है कि ये एक शेयर डेस्परेशन था। और क्योंकि इतना उनको नुकसान हो चुका था, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा दबाव पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है कि हमारे आपने 9 अड्डे बर्बाद करवा दिए, हमारे आपने 100 से ज्यादा टेररिस्ट मरवा दिए, आपने उसका केस बना लिया। पर अनुज आपने बहादुर साहब, ये कोशिश तो की और खतरनाक एक बात मिनट। नहीं है क्या? ये तो और खतरनाक बात नहीं है कि आपने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे खत्म कर दिए? पाकिस्तान एक तरीके से आपको चिढ़ा रहा है कि देखिए साहब, हमें अपने आतंकी भेजने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। आपके ही देश में हमारे पास इतने स्लीपर सेल हैं जो हमारे एक इशारे पर आपके देश में आपके ही नागरिक अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल, ये ठीक बात है कि आप उनके स्लीपर सेल्स हैं। यही मैं बता रहा हूँ, ये स्लीपर सेल्स का जो इकोसिस्टम है ये आज तैयार नहीं हुआ है। 50 सालों से ये स्लीपर सेल का इकोसिस्टम भारत में एग्जिस्ट करता है। और 50, मैंने आपको उदाहरण दिया 26/11 की रिकॉर्डेंस का, ये 50 साल से इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं पूरे भारत में। क्योंकि भारत को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स नई पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी पिछले 50 साल से वहां चल रही है। और इसको पूरा हमने, अब ज्योति खंडेलवाल या जो भी थी, ज्योति ज्योति मल्होत्रा, वो पकड़ी गई। और भी कई लोग यहाँ पर आप देखें किस प्रकार से इन लोगों, ये पूरे टेरर नेटवर्क को बस्ट करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क की जड़ में जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन जो 50 साल में नेटवर्क तैयार हुआ है, उस नेटवर्क को आप, और लगातार उसके ऊपर उस पर इजाफा किया जा रहा है, उसके ऊपर लगातार उसको फीड किया जा रहा है, उसको फ्यूल किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे नेटवर्क को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। हमको जो चीज करने की जरूरत है कि जो 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 इकोसिस्टम यूथ को रेडिकलाइज कर रहा है, आप मुझे बताएं, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर पढ़े लिखे, फ्यूचर है सामने आपके, उनको आपने इस कदर रेडिकलाइज कर दिया कि वो अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए तैयार है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्रीज हैं, इनको टारगेट करने की जरूरत है। और ये जो पूरा नेटवर्क है, इसको पर एक बात मुझे बताइए अनुज माथुर साहब, एक बात मुझे बताइए, हम खासतौर से नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से एक बात को बार बार कहते हैं कि यूपीए के समय में, कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में ये बात बड़ी आम थी कि कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर, कभी बनारस, कभी बेंगलोर, यहां पर ब्लास्ट हुआ करते थे। और वहां पर इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन था जिसकी बड़ी चर्चा हुआ करती थी। आपको याद होगा ये सारी चीजें। हमने देखा नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनकी ये तारीफ होगी बिल्कुल कि इस तरीके के धमाके देश भर में होने बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में अटैक हुए, जम्मू कश्मीर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूरे देश में इस तरीके का कोई धमाका आए दिन हो रहा है सड़कों पर, यह हमने कभी नहीं सुना है। लेकिन हम कहां पर चूक गए कि यह धमाका देश की राजधानी में हो गया।
और ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत तो जरूर करेगा, ये भी हम जानते थे। बिल्कुल। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको चूक कहाँ हुई है, ये अभी प्रीमेच्योर है ये बताने के लिए कि चूक कहाँ हुई है, लेकिन ये बात आप निश्चित मान के चले कि कहीं ना कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से वो लोग ये काम कर पाए। देखिए, इसका जो डेस्परेशन है, ये जो मूवमेंट था, ये जो इकट्ठा कर रहे थे इतना इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव, तो जो उनकी टेरर फैक्ट्री है जिसको कि बस्ट किया गया, इसके पूरे सारे के सारे तार आप देखेंगे इवेंचुअली कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की जो बुरी तरह से हार हुई है, वो जितना भी कुछ कहते रहे, लेकिन उनको पता है, जैश ए मोहम्मद को पता है कि उनके कितने लोग मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी को पता है, जब उन्होंने 138 लोगों को पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिए, 138 अगर पॉस्ट्यूमस अवार्ड दे रहे हैं तो कम से कम 500 से 1000 लोग मरे होंगे, तभी 138 को पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिया जाता है। तो ये बात उनको कचोट रही है और इस बात का बदला उनको लेना है, ये बिल्कुल निश्चित था। कहां कैसे होगा, इसी वजह से तो बस्ट हुआ। आप बताएं। पर इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो अपना बदला लेने में कामयाब हो गए ना अनुज माथुर साहब, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, हम चूक गए और वो कामयाब हो गए। बिल्कुल विशाल, ये चूक गए और वो कामयाब हो गए। ये अभी अभी फिर मैं बता रहा हूं, ये प्री मैच्योर्ड है, इसको हम, लेकिन ब्लास्ट हुआ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारे 8-9 लोग मरे हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इसका तो हमें स्टॉक लेना पड़ेगा, किसी न किसी को जिम्मेवारी ठीक है। मैं, क्योंकि थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में एक बैठक भी होगी और बहुत सारी और जानकारियां भी सामने आएंगी, जैसा अभी आपने खुद भी कहा कि प्री मैच्योर है कुछ कहना। मैं कुछ समय के बाद एक बार फिर से आपको कनेक्ट करूंगा, एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर साहब। मुझे एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ना है आगे। दिल्ली में धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। अल फलाह कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 2900 किलो विस्फोटक मिलने पर पुलिस की छापेमारी जारी है। सर्च ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त शामिल हैं, क्योंकि अब तक हमने जितने भी एक्सपर्ट से चर्चा की, सभी का यह कहना है कि अभी यह मानकर मत चलिए कि यह सिर्फ एक धमाके तक सीमित हो सकता है। आगे कोई और धमाका ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पुलिस और ज्यादा सतर्क रहे, और इसीलिए 1000 पुलिसकर्मी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। दिल्ली में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। धौद और फतेहपुर तगा में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन दिल्ली में हुए धमाके को लेकर यह बड़ी कवरेज एफएम न्यूज पर लगातार जारी है।